वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ्स फोबिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 मार्च है, तो देखते हैं 4 मार्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। पहला न्यूज़ क्या है, देखो। पहला न्यूज़ आपसे पूछ रहा है क्वाड से रिलेटेड। हाल ही में क्या हुआ है, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई है। आपसे पूछ रहा है कि इस बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। देखो, पहले क्वाड के बारे में जानते हैं। क्वाड जो है ये क्या है, तो क्वाड जो है ये एक बॉडी है। किस टाइप की बॉडी है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मतलब कुछ देश इसके मेंबर होंगे। कितने देश इसके मेंबर हैं, तो 4 कंट्रीज क्या है इसके मेंबर है। 4 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। ये जो बॉडी है ये इन 4 देशों के बीच में कोलैबोरेशन का काम करेगी। इन 4 देशों के बीच में कोलैबोरेशन का काम करेगी। कोलैबोरेट किसके लिए करेंगी, सिक्योरिटी के लिए। तो अगर मैं क्वाड की डेफिनेशन कहूं तो क्वाड जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, जिसमें ये 4 देश सिक्योरिटी से रिलेटेड बातों को डिस्कस करेंगे। 4 देश कौन कौन से, तो एक आपको इंडिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा। दूसरा आपको यूएसए देखने को मिलेगा। तीसरा आपको जापान देखने को मिलेगा। और चौथा आपको कौन देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश इसके क्या है, मेंबर कंट्रीज हैं। अगर मैं क्वाड की बात करूं तो क्वाड को स्टैब्लिश किया गया था कब, क्वाड को स्टैब्लिश किया गया था 2007 के अंदर। पर 2008 में इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। दोबारा इसे रीस्टैब्लिश किया जाता है। रीस्टैब्लिश किया जाता है कब, इसे रीस्टैब्लिश किया जाता है तो 2017 में इसको रीस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है। आपसे पूछ रहा है कि इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पे हो रहा है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है 2023 के अंदर, इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है इसका आयोजन ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, तो 3 मार्च को इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर यानी कि भारत जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक है। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब। और यही क्या करेंगे, यही इस मीटिंग में एज अ चेयरपर्सन जो है ये रोल निभाने वाले हैं। यानी कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक है इसमें यूएसए के भी फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, जापान के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, और इंडिया के तो होंगे ही। और इसको चेयर कौन करेगा, इसकी जो मीटिंग के चेयरपर्सन कौन बनाएंगे, तो एस जयशंकर, जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर हो जाएंगे। इससे पहले जो इस मीटिंग का आयोजन किया गया था वो हुआ था सितंबर 2022 में। और इस मीटिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर इसका आयोजन हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए के अंदर। अब जो ये मीटिंग हो रही है इसके ऊपर, इसमें बातें कौन से मुद्दों पे की गई है, तो इसमें एक तो चाइना से रिलेटेड बातें की गई है। क्या बातें की गई है, तो चाइना का जो इंटरवेंशन है, चाइना का जो इंटरवेंशन है यानी कि दखल अंदाजी है, कौन से रीजन में, तो इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का इंटरवेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है इसके ऊपर बातें की गई हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बातें की गई है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बातें की गई है। अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली की, तो अगर आपको याद हो हाल ही में न्यू दिल्ली के अंदर एक बैठक हुई है, कौन सी, 8वें नंबर की। कौन सी बैठक हुई है, तो रायसीना डायलॉग हुआ है। कौन सा हुआ है, रायसीना डायलॉग हुआ है। ये जो रायसीना डायलॉग है ये कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर। क्योंकि रायसीना आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी, कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। ये इसका कौन सा एडिशन है, 8वां है। सबसे पहली बार इस डायलॉग का आयोजन कब हुआ था, 2016 में हुआ था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो 3 देश दिख रहे हैं आपको, क्योंकि 3 देश इसके क्या है, मेंबर कंट्रीज हैं। जापान की बात करूं तो जापान और इंडिया के बीच में हाल ही में एक्सरसाइज हुआ है। कौन कौन सा एक्सरसाइज हुआ, तो एक हुआ है धर्म गार्जियन। कौन सा हुआ है, धर्म गार्जियन एक एक्सरसाइज हुआ है। ये इसका कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है। ये किस टाइप की एक्सरसाइज है, तो ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है। गढ़वाल राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये कब से कब तक हुआ है, 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज बताओ जो हाल ही में हुआ है, कौन सा हो जाएगा, शिन्यू मैत्री। कौन सा हो जाएगा, शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज। ठीक है, ये 2 दिन का एक्सरसाइज था। और ये किस टाइप का एक्सरसाइज है,
तो ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। कौन सा? एयरफोर्स एक्सरसाइज है। यूएसए के साथ भी तो हाल ही में एक्सरसाइज हुआ है, कौन कौन सा? वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार एक्सरसाइज, साथ ही साथ युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। ये किसके साथ हम करते हैं? यूएसए के साथ हम करते हैं। ठीक है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो एक आपको देखने का मिलेगा ऑसी इंडेक्स। कौन सा? ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज। और एक आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद। तो ये सारी एक्सरसाइज है जो कि भारत जापान के साथ और यूएसए के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। ठीक है। तो क्वाड क्या है? तो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इनमें 4 आपको मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेगा। इनके बीच में एक मंच का काम करता है और ये मंच किन बातों को डिस्कस करने के लिए है? तो इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी कि जियो इकोनॉमी से रिलेटेड बातें, साथ ही साथ सिक्योरिटी से रिलेटेड बातों को डिस्कस करने के लिए। ठीक है। हाल ही में रायसीना डायलॉग भी हुआ था। ठीक है। जिसका क्या थीम क्या था? लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट का मतलब क्या है? तो अंधकार की दुनिया में, अंधकार के वक्त में, ठीक है, जो उजाला का काम है, ये इसका क्या हो जाएगा? थीम हो जाएगा। आगे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में क्या किया गया है? यूएसए से कोई एक देश है जो कि क्या खरीद रहा है? टोमाहॉक मिसाइल्स खरीद रहा है। देखो, टोमाहॉक मिसाइल जो है, टोमाहॉक मिसाइल जो है, ये मिसाइल कहाँ की है? तो ये यूएसए के द्वारा बनाई गई एक मिसाइल है। ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। स्पीड बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। कितनी स्पीड से ये भागेगी भैया? तो लगभग 850 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से ये ट्रैवल करने वाली है। ये क्या है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है भैया। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें आप वॉरहेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वॉरहेड का मतलब अगर आप चाहो तो इसमें बॉम्ब वगैरह भी लगा के मार कर सकते हो। ठीक है। टोमाहॉक की बात करूं तो 100 टोमाहॉक जो है, सॉरी 400 टोमाहॉक जो है वो कौन खरीद रहा है? कौन सा देश खरीद रहा है? जापान खरीद रहा है। कौन सा देश खरीद रहा है? जापान खरीद रहा है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब देखो, जापान की बात करूं तो याद अगर हो, अगर आपको याद कि 6 अगस्त 1945 एक डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 9 अगस्त 1945 ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वक्त कब का है? तो वर्ल्ड वॉर सेकंड का है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा के अंदर लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम गिराया जाता है। इसके 3 दिन के बाद नागासाकी के अंदर 9 अगस्त को फैट मैन नाम का एक एटम बम गिराया जाता है। और ये एटम बम इतने खतरनाक होते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड तो खत्म कर ही देते हैं, साथ ही साथ ये इतने खतरनाक होते हैं कि इससे जो जापान है ये आज भी जूझ रहा है। और ये एटम बम किसके द्वारा गिराया जाता है? यूएसए के द्वारा गिराया जाता है। ठीक है। अब यूएसए ने इतना बड़ा कांड कर दिया तो इसके बाद एक संधि होती है दोनों देशों के बीच में, जिसमें यूएसए कहता है कि हमने आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया और इसीलिए आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए आपको मिलिट्री से रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री से रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपको कभी भी किसी से हमले की जानकारी मिले या हमला आपके ऊपर होने वाला होगा तो पहला हमला हम खाएंगे, यानी कि हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और इसी वजह से जापान जो है वो अपनी बजट के अंदर डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे। ठीक है। जापान जो है वो डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता था। अभी तक जापान जो है अपनी बजट का सिर्फ 1% जो है, यानी कि 1% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है जापान डिफेंस फील्ड में लगाता था। बट अब क्या हुआ है? अब जो नया बजट आया है किसका? जापान का न्यू जो बजट आया है जापान का, इसमें इन्हें क्या किया है? इसमें जापान ने 2%, 2% जो है वो क्या किया है? 2% ऑफ द टोटल जीडीपी, 2% ऑफ द जीडीपी जो है ये इसे डिफेंस बजट के अंदर रखा है। और उसी के तहत 400 टोमाहॉक मिसाइल्स को खरीदा जा रहा है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। ठीक है। तो टोमाहॉक मिसाइल क्या है? तो एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सुपरसोनिक
लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी है, तो लगभग 2500 से लेकर 2700 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जैसे यूएसए का टोमाहॉक है, वैसे ही रशिया का भी एक मिसाइल है, रशिया का भी एक मिसाइल है जिसके फीचर जो है वो लगभग सेम है। वो कौन सा मिसाइल है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, ठीक है। रेंज कितनी है, 1550 माइल्स इसकी रेंज है, ठीक है। स्पीड कितनी है, तो लगभग मैंने आपको बताया 850 किलोमीटर पर आवर। वॉर हेड का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। क्या है, तो लैंड अटैक मिसाइल है। इसमें इसका इस्तेमाल आप शिप से भी कर सकते हो, ठीक है। शिप से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू वेरिएंट ऑफ हिंदुस्तान 201 लाइट वेट एयरक्राफ्ट टू बी डेवलप्ड बाय हेल। देखो क्या हुआ है, पहले बात करते हैं डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके लिए काम करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करेगी। इसको अपॉइंट किस लिए किया गया है, इसको अपॉइंट किया गया है किस लिए, तो भारत के अंदर जो सिविल एविएशन है, भारत के अंदर जो सिविल एविएशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। सिविल एविएशन जो है, सिविल एविएशन का मतलब जो सरकारी नहीं है, तो सिविल एविएशन को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये किसके अंतर्गत काम करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत तो काम करेगी, यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी, एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी। प्रेजेंट में एविएशन मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रेजेंट में क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट में इसके क्या हो जाएंगे, यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो डीजीसीए हो गया। अब डीजीसीए ने क्या बोला है, अप्रूव किया है एक नया लाइट वेट एयरक्राफ्ट का वेरिएंट, ठीक है। लाइट वेट एयरक्राफ्ट का जो वेरिएंट है, और इस वेरिएंट का नाम क्या हो जाएगा, 228201, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया। अब समझते हैं हुआ क्या है कि ये जो वेरिएंट है ना, ये वेरिएंट जो है आपको दिख रहा है, ये वेरिएंट बनाया है हाल ही में HAL ने। HAL क्या है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस वेरिएंट को बनाया है। कौन सा वेरिएंट है, 228201, जो कि एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। इसको स्टैब्लिश कब किया जाता है, 1940 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बेंगलुरु के अंदर मिलेगा। ये क्या करता है, तो भारत के अंदर जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ प्रकार के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, यानी कि डिफेंस के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में काम करता है, साथ ही साथ डिफेंस के सेक्टर में काम करता है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी ये काम करता है। कौन, तो HAL। अब इसके द्वारा एक हेलीकॉप्टर बनाया गया जिसका नाम है लाइट वेट एयरक्राफ्ट, जो कि 228201। ये क्या है भैया, तो ये है एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट। क्या है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, जिसका अभी एक सिर्फ मॉडल बनाया, तैयार किया गया है। एक मॉडल जो है ये तैयार किया गया है। इसके अंदर 19 जो पैसेंजर्स हैं, 19 पैसेंजर जो हैं वो बैठ सकते हैं। टोटल वेट कितनी कैरी कर सकती है, तो लगभग जो वेट कैरी करेगी ये 5680 जो वेट है ये कैरी कर सकती है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इसने कहा है कि ये जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट है इसको आप मैन्युफैक्चर करो, यानी को HAL को बोला है कि आप इसको क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। मैन्युफैक्चर करने के बाद इसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास नॉर्मल जो लाइसेंस होता है, नॉर्मल जो प्लेन उड़ाने का लाइसेंस होता है, नॉर्मल जो प्लेन उड़ाने का लाइसेंस होता है, उससे भी आप इसको क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। साथ ही साथ ये लो कॉस्ट का होने वाला है,
यानी कि कॉस्ट इसकी क्या होने वाली है, लेस होने वाली है। तो न्यूज क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है कि जो डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करेगी, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट को मंजूरी दी गई है, जिसको बनाया किसने है, HAL ने बनाया है। मंजूरी इसलिए दे दी गई है क्योंकि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और ये एक लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये बताओ मुझे, हाल ही में बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है टुमाकुरु। टुमाकुरु के अंदर जो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा यानी कि इसका एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, इसको लगाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया था। किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये भी याद रखना, एशिया का जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसको स्टैब्लिश किया गया है कहाँ पे, टुमाकुरु कहाँ है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में। आगे नेशनल यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होता है भैया हाल ही में। आपसे पूछ रहा है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हुआ है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया है, तो यूथ पार्लियामेंट है भैया। तो यूथ पार्लियामेंट होगा तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगी, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री। कौन कराएगी, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है ये इसको ऑर्गेनाइज करने का काम करेगी। यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हमारे कौन हो जाएंगे, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर। कौन हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर। ठीक है, जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2023 हुआ है, इसका आयोजन करता कौन है, इसका आयोजन करता है यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर जो है ये इसके मिनिस्टर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। अगर मैं बात करूं एडिशन की, तो ये इसका कौन सा एडिशन हो जाएगा, 4th एडिशन होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर यूथ जो है ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कौन से यूथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो जिनकी एज ग्रुप 18 से 25 साल की होगी, 18 से 25 साल की होगी। ये यूथ जो है ये बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद उनको पता क्या चलने वाला है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी कि डेमोक्रेसी की जानकारी जो है ये इन यूथ को लगने वाली है। इस पार्लियामेंट के अंतर्गत जो एक स्पेशल स्पीच दिया गया है, इस पार्लियामेंट के अंतर्गत जो स्पेशल स्पीच दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, ओम बिरला जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट में क्या हो जाएंगे, तो जो कि प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर भी हैं। ठीक है, तो 4th नंबर का नेशनल यूथ पार्लियामेंट हो रहा है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का मतलब समझ लो कि सरकार से डिस्कस करना है ना, कि ये इस पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करना, फलान पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करना। और इससे क्या पता चलेगा कि भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का असली मतलब जो है ये इसमें बच्चे जो हैं ये जानने वाले हैं। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है भैया, इसका आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है। कब हुआ है इसका आयोजन, 2 मार्च को इसका आयोजन हो रहा है। अगर मैं पूछूं इसका पहला एडिशन कब होता है, फर्स्ट एडिशन जो है, अभी तो 4th वाला है, तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ है, 2019 में इसका पहला एडिशन हुआ है। ठीक है, ये तो बात हो गया नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में 12 जनवरी को नेशनल यूथ, ये तो हो गया नेशनल यूथ पार्लियामेंट हो गया ना, हाल ही में अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे। ठीक है, 12 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, तो स्वामी विवेकानंद
बर्थ एनिवर्सरी पे। और इसी उपलक्ष्य पे अगर आपको याद हो कि जो 26वें नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन कर्नाटका के हुबली के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? हुबली के अंदर हुआ था, जिसमें बेस्ट स्टेट कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। ठीक है, देखो नेशनल यूथ पार्लियामेंट तो 4th एडिशन। उसके बाद हाल ही में 12 जनवरी को हमने नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया था, किसकी याद में? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में। और तब हमने 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटका के हुबली के अंदर सेलिब्रेट किया था, जिसमें यूपी जो है ये टॉप रही थी। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है, तो 12 अगस्त को क्या होता है? तो 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल, या मैं कहूं वर्ल्ड यूथ डे। वर्ल्ड या इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये 12 अगस्त को होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो स्पोर्ट्स एंड यूथ जो मिनिस्ट्री है ये इसको ऑर्गेनाइज की हाल में। कब? तो 2 तारीख को। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन कन्फर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा, देखो जैसे क्रिकेट की बात करूं, देखो सभी को क्रिकेट समझ में आता है इसलिए मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। एक तो क्या होता है? एक होता है क्या? आईसीसी। ये पूरे ग्लोबल लेवल पे होता है ना। बट उसके बाद हर कंट्री का अलग अलग होता है। हर कंट्री का क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे आईसीसी होता है क्रिकेट में, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है? फाइड होता है। वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है? फाइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। जैसे आईसीसी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराता है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनको रेगुलेट, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आईसीसी। वैसे ही चेस के अंदर जो फाइड होता है वो ग्लोबल लेवल के टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, कंट्री लेवल पे कौन करेगा? भारत क्या करेगा? भारत जो है वो स्टेट लेवल पे जो कंपटीशन होगा उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा। ठीक है, अब देखो, बट इसमें क्या होता है? इसमें एक एशियन चेस फेडरेशन भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एशियन चेस फेडरेशन भी होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? जिसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको यूएई के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो एशिया कंट्रीज है इनके बीच में एक फेडरेशन को डेवलप किया गया है, जिसके प्रेसिडेंट आप मुझे बताओगे। हेडक्वार्टर जो है ये यूएई है। अब इसके द्वारा क्या दिया गया? इसके द्वारा कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, बट इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसके द्वारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? इसके द्वारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है किसको? डी गुकेश को। किसको दिया गया है? डी गुकेश को दिया गया है। क्योंकि क्यों दिया गया है? क्योंकि जो 44th नंबर का फाइड का चेस चेस चैंपियनशिप हुआ था, चेस चैंपियनशिप हुआ था, कहाँ पे हुआ था? महाबलीपुरम के अंदर। महाबलीपुरम के अंदर। महाबलीपुरम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उसमें डी गुकेश ने आईएलओ पॉइंट्स कितने हासिल किए थे? 2700 आईएलओ पॉइंट्स जो हैं ये हासिल किए थे। और ऐसा करने वाले ये छठे भारतीय भी थे, छठे इंडियन भी थे, साथ ही साथ यंगेस्ट इंडियन भी थे। यंगेस्ट इंडियन भी थे। बात को समझे? हाल ही में क्या हुआ था? हाल ही में 44th नंबर का फाइट चैंपियनशिप हुआ था। कहाँ पे? महाबलीपुरम। कब हुआ था? 2022 में। कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 2022 में। कहाँ पे? तमिलनाडु के महाबलीपुरम के अंदर। और इसमें डी गुकेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इनके टोटल पॉइंट्स कितने? 2700 आईलो पॉइंट्स थे, या 2700 फाइट क्लासिकल पॉइंट्स थे। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है? ये ऑलरेडी एक ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर भी बताऊंगा आपको। तो ये छठे इंडियन थे जिनके पास क्या था? तो 2700 फाइट क्लासिकल पॉइंट्स था, या मैं कहूं ये यंगेस्ट इंडियन भी थे जो ये इस मुकाम पे पहुंचे। ठीक है, तो इनको क्या अवार्ड दिया गया है? तो एशिया चेस फेडरेशन के द्वारा इसको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इसको दिया गया है। अगर मैं बात करूं किससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड बातों के बारे में, ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड बातों के बारे में,
तो ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो देता कौन है, फाइड देता है। और क्राइटेरिया क्या है, तो आपके पास 2600 क्लासिकल पॉइंट्स होने चाहिए, किसके, फाइड के। 2600 क्लासिकल पॉइंट्स होने चाहिए किसके, फाइड के। कैसे होंगे क्लासिकल पॉइंट्स, जैसे भाई क्रिकेट में क्या होता है, आपकी जो रेटिंग है, रैंकिंग है, कैसे बढ़ती है, पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ती है। तो वैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो कि जिसे हम 5 क्लासिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसी आपकी ये कैटेगरी पूरी हो जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा, ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं कि पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन टू गेट, फर्स्ट इंडियन, पहले वो कौन व्यक्ति थे, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था, तो आप सभी को पता होगा, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, ये कहाँ से हैं, तो ये तमिलनाडु से। कहाँ से हैं, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। याद रखना डी गुकेश भी कहाँ से हैं, तमिलनाडु से ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था, तो इनको मिला था 2001 में। क्या नाम हो जाएगा, एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी, इनको कब मिला था, 2001 में। सेकंड वुमेन कौन थी, सेकंड वुमेन थी कुनारू हम्पी। कुनारू हम्पी, इनके बारे में हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था। कुनारू हम्पी, इनको कब मिला था, 2002 में, ठीक है। हाल ही में अगर याद हो आपको कि 81 नंबर का, ये तो पहले पहले नंबर के थे, अब क्या चल रहा है, 81 नंबर का चल रहा है। 81 नंबर का जो ग्रैंड मास्टर मिला था, हाल ही में मिला है 2023 के अंदर। इनका नाम क्या हो जाएगा, सयंतन दास। ये कहाँ से हैं, तो ये वेस्ट बंगाल से हैं। कितनी उम्र है, 16 साल इनकी उम्र है। और याद रखना ये 11वें व्यक्ति हैं, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। यानी कि ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले वेस्ट बंगाल में टोटल 11 प्लेयर्स हैं, किससे रिलेटेड, चेस से रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में क्या हुआ था कि दो भाई हैं, एक का नाम है विघ्नेश, विघ्नेश वीआर, ये बन गए थे क्या, तो ये बन गए थे 80 नंबर वाले ग्रैंड मास्टर, ये हाल ही में बने हैं, ठीक है। और इनके भाई थे जिनका नाम है विसक, ये बने थे ग्रैंड मास्टर कब, 2019 में। ये दोनों सगे भाई हैं। और ऐसा पहली बार हुआ हो रहा है ग्रैंड मास्टर के इतिहास में कि दो सगे भाई को ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोल रहा है कि एशियन चेस फेडरेशन जो है ये क्या दिया है, अवार्ड दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि हाल ही में 2022 के अंदर जो 40वां फाइड चेस चैंपियनशिप था, या 40वां फाइड ओलंपियाड था, इसमें डी गुकेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। डी गुकेश की बात करूं तो इस टूर्नामेंट के अंदर इनके पास टोटल 2700 क्लासिकल पॉइंट्स थे, किसके, फाइड के। और ऐसा होने पे ये छठे इंडियन भी बन गए, साथ ही साथ ये यंगेस्ट इंडियन भी बन गए। ये बात साइड रखो। उसके बाद फाइड की बात कर लिया मैंने कि ग्रैंड मास्टर का खिताब कौन देता है, फाइड देता है। इसकी क्राइटेरिया होती है कि आपके पास 2600 क्लासिकल पॉइंट्स होने चाहिए। ये क्लासिकल पॉइंट्स आपको कैसे मिलेगा, आप जीत के मिलेगा। पहले इंडियन कौन थे 1988 में, विश्वनाथ आनंद। पहली वुमेन कौन थी, एस विजय लक्ष्मी। सबसे लेटेस्ट वाले ग्रैंड मास्टर कौन है, 81 नंबर वाले कौन, सयंतन दास, जो कि वेस्ट बंगाल से है, और ये वेस्ट बंगाल के 11वां ग्रैंड मास्टर है। और दो भाई जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है, एक है विघ्नेश वीआर, ठीक है, इनको कब मिला था, 2023 के अंदर। और एक है विसक, जिनको मिला था 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बात है, आपको ध्यान। सिर्फ एक अवार्ड नहीं मिला है, और भी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, तो एक अवार्ड तो मिला है डी गुकेश को। डी गुकेश जो कि एक ग्रैंड मास्टर भी हैं, इनको मिला है बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का, ठीक है। साथ ही साथ जो एम के स्टालिन है, एम के स्टालिन कौन है, तो ये तमिलनाडु के सीएम हो जाएंगे। इनको भी एक अवार्ड दिया गया है, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि मात्र 4 महीने का समय दिया गया था, मात्र 4 महीने का समय दिया गया था, किसके द्वारा, फाइड के द्वारा। और तब भी इन्होंने 2022 में क्या कर लिया, इस 44th नंबर वाले चेस ओलंपियाड का आयोजन कर लिया। तो सक्सेसफुल आयोजन करने के लिए एम के स्टालिन को भी दिया गया है। साथ ही साथ कोचेस को भी दिया गया है। कौन कौन से कोच हैं फिर भैया, तो मेन कोच कौन हो जाएंगे, आरबी रोमेश।
आरबी रोमेश, इनको बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट मेन कोच का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट वुमेन कोच का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया अभिजीत कांटे, अभिजीत कांटे, इसको बेस्ट वुमेन कोच का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो इस एडिशन में हमारी महिला टीम पार्टिसिपेट की थी, जिसको लीड किया था कुनेरू हम्पू जी ने, कुनेरू हम्पी जी ने, इन्होंने इस टूर्नामेंट में ब्रोंज मेडल हासिल किया था, ब्रोंज मेडल हासिल किया था। और इसके लिए इनको क्या मिला है, तो बेस्ट फीमेल टीम का अवार्ड भी दिया गया है। तो याद रखना, डी गुकेश को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको यूएई के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। Who inaugurated इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस जो है इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, आपसे द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसको इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस, आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होने वाला है, जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं, यानी कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं, बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स हैं प्यारे बच्चों, उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है, इसको फेस्टिवल को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन हो कहाँ रहा है भैया, तो ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। ये कौन सा एडिशन हो जाएगा भैया, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, 7th नंबर का एडिशन हो जाएगा। भोपाल मध्य प्रदेश में ही आपको एक क्या देखने को मिलेगा, तो भोपाल मध्य प्रदेश में ही आपको एक स्तूप देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सांची स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सांची स्तूप जो है ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने को पड़ेगा। और जितने भी बुद्धिस्ट स्तूप हैं, जितने भी बुद्धिस्ट स्तूप हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप जो है ये यही, इसी का एक रेप्लिका बनाया गया था। याद होगा अगर आपको, करंट की न्यूज में हमने पढ़ा था, इसी का एक रेप्लिका बनाया गया है, इसी का एक रेप्लिका बनाया गया है, कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी के अंदर। बर्लिन जर्मनी के अंदर जो सांची स्तूप है, इसी का एक रेप्लिका भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो सांची स्तूप है, इसका जो इमेज है आपको 200 रुपए के नोट के अंदर भी देखने को मिलेगा, 200 रुपए के नोट के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा धर्म धम्मा, जो कि 7वां एडिशन है, ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसमें बुद्धिस्ट टीचिंग्स को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। भोपाल के अंदर हो रहा है। यहाँ पे आपको सांची स्तूप देखने को मिलेगा, जो कि जितने भी स्तूपास हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 3 से 5 मार्च तक इसका आयोजन होता है। रिसेंटली ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा को खोज निकाला है। कौन से राज्य में, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हाल में क्या हुआ, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा को खोजा गया है। आपसे पूछ रहा है कि स्तूपा को कहाँ खोजा गया है। अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब होती है, 1861 में, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था, पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर हुआ करता था, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया, दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करने वाली है। कल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, तो ये हो जाएंगे जी किशन रेड्डी जी। कौन हो जाएंगे, जी किशन रेड्डी जी। अब इसकी बात चली रही है, तो ये मुझे बताओ इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन वो कौन है, एम विद्यावती। एम विद्यावती जो है ये फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पे हैं, या मैं कहूँ प्रेसिडेंट के पद पे हैं। अब इसने क्या खोज निकाला है, इसने खोज निकाला है 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा को खोज निकाला है, जिसकी हाइट कितनी बताई जा रही है, इसकी हाइट लगभग
5.1 5.1 जो है इसकी हाइट बताई जा रही है। कितनी हाइट बताई जा रही है? तो लगभग 5.1 या मैं कहूँ 4.5 मीटर, 4.5 मीटर टॉल जो है इसकी हाइट बताई जा रही है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये जो स्तूपा है ये लगभग 7 से लेकर 8 सेंचुरी 7 से लेकर 8 सेंचुरी के आसपास का बना हुआ है। इसको खोजा कहाँ गया है भैया? तो इसको खोजा गया है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। कहाँ खोजा गया है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के सीएम कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक। कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक। हाल ही में यहीं पे क्या हुआ था? तो हॉकी वर्ल्ड कप भी हाल ही में यहीं पे हुआ था। अगर मैं पूछूं कि उड़ीसा में तो खोजा गया है, उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो जजपुर डिस्ट्रिक्ट। जजपुर डिस्ट्रिक्ट। यहीं पे आपको खंडोलाइट नाम का एक माइनिंग एरिया देखने को मिलेगा। खंडोलाइट नाम का माइनिंग एरिया देखने को मिलेगा। ये जो खंडोनाइट है ये क्या होता है? तो ये एक पत्थर है। किस टाइप का स्टोन है? मेटामॉर्फिक स्टोन है। किस टाइप का स्टोन है? मेटामॉर्फिक स्टोन है, जिसका इस्तेमाल किस में किया गया है? तो पुरी के अंदर, यानी कि उड़ीसा के ही पुरी के अंदर आपको जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिलेगा, वहीं पे इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट के भी जो खंडोलाइट माइनिंग एरिया है, खंडोलाइट माइनिंग एरिया किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से खंडोलाइट पत्थर मिलते हैं जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और यहीं पे क्या मिला है भैया? तो यहीं पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लगभग 1300 साल पुराना 4.5 मीटर टॉल का एक स्तूपा मिला है, जो कि ऑब्वियसली बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। स्तूपा क्या होता है? तो स्तूपा से आप ये समझ सकते हो, ठीक है, स्तूपा बनाया जाता है कच्ची मिट्टी से, यानी कि मिट्टी को बिना बर्न किए कच्ची मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अवशेष होते हैं, कह सकते हो एशेज होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? तो लिख लेना, उड़ीसा के जजपुर के अंदर। उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। Which crew has been launched to इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय द नासा एंड स्पेस एक्स? देखो हाल ही में क्या हुआ है, एक क्रू को लॉन्च किया गया है। एक क्रू को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? क्रू 6। क्या नाम है? क्रू 6। इसमें टोटल 4 लोग को भेजा जाएगा, यानी कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजे जाएंगे। 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजे जाएंगे। ये जो क्रू 6 है इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसको यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है? नासा। साथ ही साथ यूएसए के अंदर ही एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। इसके द्वारा भेजा गया है। कितने महीने के लिए भेजा गया है? 6 महीने के लिए इसको भेजा गया है। इसमें टोटल कितने लोग जाएंगे? 4 लोग जाएंगे। 2 लोग यूएसए से होंगे और 2 लोग यूएई से होने वाले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। ये लोग क्या क्या करेंगे वहां जाके? तो ये लोग सिर्फ ऑब्जर्व करने जाने वाले हैं, वैसा कोई मिशन नहीं है, ऑब्जर्व करने वाले जाने वाले हैं। ठीक है, कंपनी है, एलन मस्क की ये कंपनी है। कौन से रॉकेट से जाने वाले हैं? रॉकेट का इस्तेमाल कौन सा होने वाला है? फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट जो है किसका है? स्पेसएक्स का ही है। ठीक है, स्पेसएक्स कौन हो गए हैं दोबारा? क्या बन गए हैं? रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन गए हैं, रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं दोबारा। ठीक है, तो क्रू 6 जो है ये एक क्रू को भेजा जा रहा है जिसमें 4 लोग जाने वाले हैं। कुछ लोग यूएसए के होंगे, कुछ लोग यूएई के होंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको अर्थ ये बेसिकली आप कह सकते हो, जब आप स्पेस पे जाते हो तो एक जगह होता है जहाँ पे आप रुक सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? हॉल्ट ले सकते हो, रुक सकते हो। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसको डेवलप किया गया है रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। रशिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जाक्सा यानी कि जापान के द्वारा। इसके डेवलप किया गया है किसके द्वारा? नासा यानी कि यूएसए के द्वारा। इसको डेवलप किया गया है कनाडा के स्पेस एजेंसी के द्वारा। साथ ही साथ इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? एक और कौन सी हो जाएगी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो 5 स्पेस एजेंसी के द्वारा क्या डेवलप किया गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जहाँ पे क्रू 6 मिशन जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। ये मिशन बेसिकली 4 लोगों का मिशन है। फाल्कन 9 रॉकेट जो है इस्तेमाल किया जाएगा और ये एक ऑब्जर्व करने वाला मिशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Who inaugurated the first B2B global conference and expo on traditional medicine under SCO? ठीक है, SCO के अंतर्गत, SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता होगा कि भारत जो है, भारत के लिए 2023 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, साथ ही साथ भारत SCO की भी मेजबानी कर रहा है। कब? 2023। ठीक है, अब इसकी जो पहली B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे यूनानी हो गया, आयुर्वेद हो गया, इसके ऊपर जो बैठक हुई है, आपसे पूछ रहा है कि इस बैठक की को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है। तो इस बैठक को इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा? तो हमारे जो आयुष मिनिस्टर हो जाएंगे, आयुष मिनिस्टर हो जाएंगे कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल, इनके द्वारा क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है। अगर मैं SCO की बात करूं, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था कब? 2001 में। बट ये काम कब करना शुरू करता है? 2003 के अंदर। अगर मैं बात करूं इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखना काम मिलेगा बीजिंग के अंदर। बीजिंग चाइना के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो टोटल इसमें 8 मेंबर कंट्रीज होने वाले हैं। 8 मेंबर कंट्रीज होने वाले हैं। जो नवा मेंबर कंट्री जुड़ने वाला है वो कौन सा है? ईरान होने वाला है। ये लोग क्या करने वाले हैं? ये जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, ये क्या है? तो ये लोग एक ग्रुप है जो कि किससे रिलेटेड बातें चलेंगी यहाँ पे? पॉलिटिकल कोलैबोरेशन के ऊपर बातें होंगी, सोशल कोलैबोरेशन के ऊपर बातें होंगी, साथ ही साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के ऊपर बातें होगी। यानी कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में एक कोलैबोरेशन है, किससे रिलेटेड? तो सोशल कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और पॉलिटिकल कोलैबोरेशन। ठीक है, इसी की बैठक हो रही है भैया, कहाँ पे हो रही है? इसकी बैठक हो रही है कहाँ पे? गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी कहाँ हो जाएगा? असम के अंदर आपको गुवाहाटी के अंदर असम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? सर्बानंदा सोनोवाल। आगे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। सियांग उन्यांग फेस्टिवल, सियांग उन्यांग फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है? कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है? कम्युनिटी का नाम क्या हो जाएगा? आदि कम्युनिटी। आदि कम्युनिटी जो है ये क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। जो आदि कम्युनिटी यहाँ रहती है ये कौन सा रिलीजन फॉलो करती है? तो ये रिलीजन फॉलो करती है कौन सा? डोनी पोलो रिलीजन। कौन सा रिलीजन फॉलो करती है? डोनी पोलो रिलीजन। अरे डोनी पोलो एयरपोर्ट भी तो है। डोनी पोलो एयरपोर्ट बिल्कुल है। कहाँ पे है? ईटानगर के अंदर है। ईटानगर के अंदर है। हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया था किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी। याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? सियांग उन्यांग सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट कौन करता है? आदि कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। आदि कम्युनिटी कौन से रिलीजन को मानती है? तो डोनी पोलो रिलीजन को मानती है। ये जो आदि कम्युनिटी है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? असम के अंदर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको तिब्बत वाले एरिया में भी ये देखने को मिलने वाला। ठीक है, ये जो सियांग उन्यांग फेस्टिवल, ये जो सियांग उन्यांग फेस्टिवल है इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम उन्यांग अरन भी कहते हैं। याद रखना, उन्यांग अरन भी कहते हैं इस फेस्टिवल को। इस फेस्टिवल में क्या होता है? इस फेस्टिवल में जो फैमिली के मेल पीपल होते हैं, फैमिली के जो मेल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? वो हंटिंग के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हंटिंग के लिए जाते हैं। यानी कि हंटिंग के लिए जाते हैं। और हंटिंग कितने दिन का होगा? पूरे हफ्ते के लिए हंटिंग के लिए जाएंगे, है ना? पूरे वीक के हंटिंग के लिए जाते हैं और पूरा वीक वहीं पे रहते हैं। तो याद रखना, सियांग उन्यांग जो फेस्टिवल है इसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। आपसे पूछेगा किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो ये सेम सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा। सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा। ठीक है, ये फेस्टिवल याद रखना हमेशा कब सेलिब्रेट किया जाता है? स्प्रिंग के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस फेस्टिवल के अंतर्गत एक गाना भी गाया जाता है, साथ ही साथ एक डांस भी किया जाता है। गाना का नाम क्या हो जाएगा? तो गाना का नाम हो जाएगा बारी। बारी सॉन्ग जो है इसमें गाया जाता है,
साथ ही साथ इस सॉन्ग के ऊपर एक डांस किया जाता है, जिस डांस का नाम क्या हो जाएगा, यकजोंग डांस। ये यकजोंग डांस कौन करता है, तो जो यूथ है यानी कि लड़के लड़कियां जो हैं यकजोंग डांस करते हैं। तो आदि कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, आदि कम्युनिटी डोनी पोलो रिलीजन को मानती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए कौन, बोला तिनुबू। ठीक है, आगे ये कौन है, ये वो वान क्योंग है। ये कहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, वियतनाम के। आगे देख लो, आगे हर साल हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं, कब, 3 मार्च को। कब से कर रहे हैं, 2013 से कर रहे हैं। 3 मार्च को ही क्यों करते हैं, क्योंकि 3 मार्च को एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ फौना एंड फौना, जिसे हम साइट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। साइट्स जो होता है क्या काम करती है, ये एनिमल्स के तस्करी को रोकने का काम करती है, एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, साथ ही साथ एनिमल्स के तस्करी को रोकने का काम करती है। जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, और इसको स्टैब्लिश किया जाता है 1975 में। ठीक है, तो जब इसकी संधि होती है किसकी, साइट्स की, जब इस कन्वेंशन को साइन किया जाता है, तभी उसी दिन को याद करते हुए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 3 मार्च को। आगे आगे देखो, G20 की एक और बैठक हो रही है। कौन सी बैठक है, तो सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर ये बैठक हो रही है। कहाँ पे हो रही है, झारखंड रांची के अंदर। कब से कब तक, 2 से 3 मार्च तक। आगे देखो, लेफ्टिनेंट जनरल एम वे सुचिंद्रा कुमार जी जो है, इनको क्या मिल गया है, कौन सा पद मिल गया है, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो जाएंगे, मनोज पांडे। कौन हो जाएंगे, मनोज पांडे। आगे जो आईपीएस रश्मि शुक्ला जी हैं, इनको क्या बना दिया गया है, तो सीमा सशस्त्र बल का हेड बना दिया गया, सशस्त्र सीमा बल का हेड अपॉइंट कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 17th इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ये शुरू हो चुका है। कहाँ पे, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश के अंदर आपको बजरंग पुल भी डेवलप किया हुआ देखने को मिलेगा। बजरंग पुल जो है, बजरंग पुल भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस बार का थीम क्या हो जाएगा, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार का थीम हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल। ठीक है, इसको पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम इसका सेलिब्रेट हो रहा है। कब से इसकी शुरुआत हुई है, 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये चलने वाला है, यानी कि खत्म हो चुका है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है, असम के अंदर इसका आयोजन होता है। ठीक है, असम के अंदर इसका आयोजन होता है। तो यहाँ तक रखते हैं सेशन को, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।